everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था विचलन कोण और उसके बेसिस पे नेवी एंड एयरफोर्स में आने वाले वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक, जो इसने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो वो प्लीज पिछला लेक्चर जरूर देखे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक, और इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और लेक्चर के अंत में पढ़ेंगे अपन साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने देखा था कि जो दर्पण होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, वो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो जो दर्पण होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक तो उभरा हुआ भाग और एक अंदर धंसा हुआ भाग। तो किसी भी एक पार्ट पर अगर आप पॉलिश कर दें तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए ये दर्पण है, इसके एक तरफ इधर पीछे की तरफ मैंने पॉलिश कर दी हो, तो ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या कहलाएगा आपके पास, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो ये दर्पण है, ये पार्ट क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। इधर क्या करी हुई है, पॉलिश। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है ध्रुव यानी कि पोल। तो ये क्या होता है, ये जो दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसका, हालांकि देखो कोई सा भी पॉइंट इसके ऊपर ड्रा कर दो आप, वो ध्रुव होता है, बट जनरली अपन इसका जो सेंटर पॉइंट होते हैं या जो इसका मध्य बिंदु होता है उसे अपन ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव क्या हो गया, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ठीक, तो परिभाषा यहां से देख लेंगे, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, और इसे स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझेंगे। मैंने आपको बताया था दर्पण किससे बनता है, खोखले गोले से बनता है। तो पहले वहां डायग्राम से समझ लेते फिर यहां से देखेंगे। तो मान लीजिए एक खोखला गोला इस तरीके से। क्लियर, ठीक है, ये इसका केंद्र है, गोला है तो गोले का केंद्र होगा। ठीक है, अगर मैं इस खोखले गोले को यहां से काट दूं तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, रेड कलर से दिखा देता हूं मैं आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट कहलाता है दर्पण। अगर इसके पीछे के वाले पार्ट पर मैंने यानी उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं तो ये एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो वास्तव में ये इस खोखले गोले से बना है, तो इसका जो केंद्र है यानी गोले का जो केंद्र है वही क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, परिभाषा देख, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का जो केंद्र होता है वही कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से आगे आ जाती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो गोला है उसकी जो त्रिज्या होगी, ये वाली, ये त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की, ये जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या। परिभाषा देख, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले की जो त्रिज्या है वही दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, और इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। क्लियर, और वक्रता केंद्र को कहा डिनोट करते हैं कैपिटल सी। क्लियर। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है भाई, इधर देखो फटाफट से, ये अपन ने क्या बताया भाई, ये वाला हो गया ध्रुव P, ये वाला क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं जो देखो किस किस को डिनोट कर मिला रही है, एक तो ध्रुव को और दूसरे वक्रता केंद्र को, तो ये आपके क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास मुख्य फोकस, इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसको। तो इसको प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी आप दर्पण लेते हो और दर्पण पर अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेजते हो, ध्यान रखना मुख्य अक्ष के कैसे, समांतर। ठीक है, तब क्या होगा, दर्पण से किरणों का परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात किरण दो तरीके से जाएगी, एक तो डायरेक्ट मुख्य अक्ष से गुजरेगी, या फिर एक इस तरीके से जाएगी ताकि आपको ऐसा लगेगा कि वो किरण मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से आ रही है या किसी न किसी बिंदु से फैलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो वो बिंदु जो मुख्य अक्ष के ऊपर है उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। तो मैंने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से फैलती हुई नजर आती है वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। चलिए परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा कुछ इस तरीके से है मुख्य फोकस की। मुख्य अक्ष के समांतर, देखो यहां पर डायग्राम भी बता रखा है मैंने, ये अवतल दर्पण हो गया तुम्हारे पास। ठीक, और ये आपके पास मैंने बनाया है उत्तल दर्पण। क्लियर। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य अक्ष दोनों की दिख रही है, मुख्य अक्ष दोनों की, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका ध्रुव इधर हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ठीक, तो डिनोट कर लीजिए, फटाफट से ध्यान दीजिए। यहां मैंने एक किरण भेजी है जो मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है, समांतर। तो परावर्तन के पश्चात इस दर्पण की ऐसी विशेषता होती है कि किरणों को इकट्ठी करता है, इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से गुजरेगी, जैसे कि यहां गुजर रही इस बिंदु से, तो उस बिंदु को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। ये तो हुआ अवतल दर्पण की बात। अगर अवतल दर्पण ना होकर होता उत्तल, तो ऐसी कंडीशन में मुख्य अक्ष से नहीं गुजरेगी किरण, क्योंकि इस दर्पण की विशेषता होती है किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो देखो ये वाली किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, फिर यहां से नहीं गुजरेगी क्योंकि इसकी विशेषता ये दर्पण किरणों को फैलाता है, तो ये किरण इधर जाएगी, इधर जाएगी तो ये मुख्य अक्ष को नहीं काट रही। तो अगर इसको पीछे की तरफ अपन डॉटेड लाइन से बढ़ा दें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है जो ऊपर की तरफ जा रही है वो इस मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, और वो बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो परिभाषा देखिए यहां पर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा खेल होता है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, वो बिंदु क्या कहलाता है आपके पास, मुख्य फोकस। अब देखो मिलेगी कहां, अवतल दर्पण में, फैलेगी कहां, उत्तल दर्पण में। क्लियर? तो वो कहलाया मुख्य फोकस, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। चलिए यहां पे डायग्राम से आपको एक बात और समझ में आ रही है कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बाईं तरफ होता है दर्पण के, और उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु है वो फोकस दर्पण के दाईं तरफ होता है। क्लियर? यानी जिधर शैडो कर रखी होती है, पॉलिश की होती है, उस साइड में इसका फोकस होता है, इसका पॉलिश की उल्टी साइड में फोकस बिंदु होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। कुछ नहीं है, ये जो आपने यहां पर बनाया ये ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया भाई, फोकस पॉइंट हो गया। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा किसके अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश, ठीक है, वो डिस्टेंस कहलाएगा आपके पास फोकस दूरी। तो फटाफट से देख, इसको छोटे एफ से लिखा जाता है, छोटे एफ, स्मॉल एफ। ध्रुव P और मुख्य फोकस बिंदु F के मध्य की जो मुख्य अक्ष के अनुदिश जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। इसको मैं यहां डिनोट कर देता हूं इस तरीके से, यहां डिनोट कर देता हूं इसी ये वाली, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है, छोटा एफ। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास द्वारक, अपर्चर। ये इंपॉर्टेंट है। तो द्वारक क्या होता है, वापस मैं आपको दर्पण दिखा रहा हूं। मैंने इस तरीके से दर्पण लिया था, ठीक है, ये इसका ध्रुव होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसका पूरा क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो पूरा परावर्तक पृष्ठ है दर्पण का, उसका जो व्यास होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये जो व्यास है, जिसको अगर मैं ए दे दूं इधर नाम, इसको बी दे देता हूं, तो जो ये व्यास ए बी दिख रहा है आपको, वो क्या कहलाता है, द्वारक, दर्पण का द्वारक। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो पॉलिश करके, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ द्वारक, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास। जैसे कि ये दर्पण है, इसका नाम मैंने ए बी दिया है और इसमें भी ए बी दिया है, तो ये ए बी यहां पर क्या हो गया, व्यास। चित्र में जो ए बी है वो क्या कहलाता है, इसका द्वारक है, ठीक है, ये वाला, ये द्वारक व्यास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस तल, फोकल प्लेन, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ लिया, ध्रुव पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या पढ़ ली, फोकस पॉइंट पढ़ लिया, एंड फोकल लेंथ पढ़ लिया, और द्वारक पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट में आ रहा आपके पास फोकस तल, फोकल प्लेन, ठीक है। कुछ नहीं है, काल्पनिक तल है जो कहां से गुजरना चाहिए, मुख्य फोकस से। ध्यान रखना, काल्पनिक तल है जो कहां से गुजरना चाहिए, मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से तो भांति भांति तरीके से गुजर सकता है, हो सकता है ऊर्ध्वाधर गुजरे, हो सकता है आपके पास क्षैतिज में गुजरे हो, या हो सकता है कोई थीटा कोण पर गुजरे। तो इसको आगे और पॉइंट जोड़ देते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है, हमेशा फोकस बिंदु से गुजरना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष के कैसा गुजरना चाहिए, लंबवत और ऊर्ध्वाधर गुजरना चाहिए। लंबवत और कैसा, ऊर्ध्वाधर गुजरना है, तो वो जो तल होगा वो तल कहलाएगा मुख्य फोकस तल या केवल फोकस तल। परिभाषा देख, मुख्य फोकस से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर और लंबवत दोनों पॉइंट याद रखना आपको, कि एक तो मुख्य अक्ष के कैसे हैं, लंबवत है, और साथ में कैसे तल है, ऊर्ध्वाधर तल है, और कहां से गुजर रहा है, मुख्य फोकस से गुजर रहा है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये एक अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें इसका ध्रुव इधर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ये सपोज करो इसका फोकस इधर है और उसका फोकस अपन ने देखा था उस साइड में आता है, तो ये इसका फोकस हो गया। तो देखिए इस फोकस बिंदु से गुजरने वाला, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपने मुख्य अक्ष बनाई है उसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री, यानी लंबवत। और ऊर्ध्वाधर जो तल है वो तल क्या कहलाता है, मुख्य फोकस तल या केवल फोकल प्लेन कहलाता है, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए।
हाँ, तो अगला पॉइंट है उपाक्षीय किरणें यानी पैराक्सियल रेज। तो यहां नाम से पता लग रहा है उपधन अक्षीय यानी अक्ष के ऊपर। अब कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा मुख्य अक्ष के जस्ट ऊपर यानी मुख्य अक्ष के पास वाली किरणें। ठीक है, तो यहां पर ये पहला पॉइंट हो गया कि उपाक्षीय किरणें क्या होती है? मुख्य अक्ष के समीप होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मैंने दर्पण बना रखा है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अगर इस मुख्य अक्ष के जो पास में किरण होगी तो वो देखो यहाँ पर आपतन कोण बहुत ही छोटा बनाएगी। सीधी सीधी बात है। अगर ये किरण ऊपर यहां आती तो देखो बड़ा आपतन कोण बनता है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये सी को अपन यहां से मिलाते हैं। ये क्या है देखो जरा, ये जो सी है, सी से इस आपतन बिंदु अगर मान ले एक्स है, इसको मिलाने वाला ये होता है अभिलंब, ये होता है अभिलंब। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जो आपतन कोण बना रही है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत ही क्या है? छोटा। तो यहां मैं लिख देता हूं थीटा अति अल्प, थीटा अति अल्प। क्लियर? तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि उपाक्षीय किरणें कौन सी होती है? वह किरणें होती है जो मुख्य अक्ष के समीप होती है, और नंबर दो बात, वह किरणें जो छोटा या बहुत ही कम आपतन कोण बनाती हो। क्लियर? तो यहां लिख दिया मैंने मुख्य अक्ष के समीप, और ये किरणें अत्यल्प आपतन कोण बनाती है, बहुत छोटा कोण यहां क्रिएट करती है। क्लियर? फिर है आपके पास पराक्षीय किरणें यानी मार्जिनल रेज, परधन अक्षीय यानी अक्ष से दूर। तो ये अक्ष से क्या होगी? मुख्य अक्ष से दूर, और मुख्य अक्ष से जो दूर होगी वो किनारों के नजदीक हो गई। ठीक है, ये देखो ये वाला दर्पण है, तो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से तो दूर और किनारों के पास। तो यहां लिख दो मुख्य अक्ष से दूर तथा दर्पण के किनारों के पास होती है। और ऐसी कंडीशन में देखिए, यहां पर जो एंगल बनने वाला है, जो थीटा होने वाला है, वो बहुत ही बड़ा होने वाला। तो यहां लिख दूंगा थीटा वृहद, थीटा वृहद। क्लियर? तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष से दूर या दर्पण के सिरों के पास, और ये किरणें बड़ा आपतन कोण यानी बड़ा थीटा बनाती है। ठीक, ये दो प्रकार की किरणें होती है। अब आपको एक बात बता देता हूं कि आपके जितने भी डेरिवेशन होते हैं, जितनी भी आप कल्पनाएं करती हो, वो सारी उपाक्षीय किरणों को मद्देनजर रखते हुए करनी होती है। ठीक है, ये किरणें आपके काम की नहीं है। ठीक है, आपको सारी सारी किरणें कौन सी काम में लेनी है? उपाक्षीय। ठीक, फिर आता है आपके पास वास्तविक क्षेत्र तथा आभासी क्षेत्र। ठीक, तो कोई भी जो दर्पण होता है, उस दर्पण के दो भाग होते हैं, एक तरफ तो पॉलिश की होती है और एक तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो जो बिंब रखते हैं, तो बिंब से जो किरणें आती है प्रकाश की, ठीक है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस क्षेत्र में होती है वो क्षेत्र कहलाता है आपके वास्तविक क्षेत्र, और जिस क्षेत्र में अनुपस्थित होती है वो कहलाता है आपके पास आभासी क्षेत्र। या ऐसा बोल सकते हैं, जिस क्षेत्र में परावर्तित किरणें उपस्थित होती है वो वास्तविक, और जिस क्षेत्र में परावर्तित किरणें अनुपस्थित होती है वो आभासी। ठीक है, देखिए जरा, ये एक दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है, और यहाँ एक अवतल या गोलीय दर्पण है। ठीक, तो इधर का पार्ट की बात करते हैं, तो देखो अगर इधर से प्रकाश की किरणें आएगी तो इधर ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपतित और ये परावर्तित। ऐसी कैसी कंडीशन में इधर कोई प्रकाश की किरण आई तो वो भी इधर ही जाएगी, पीछे तो पॉलिश की हुई तो पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में परावर्तित किरणें होती है वो क्षेत्र रियल क्षेत्र या वास्तविक क्षेत्र, और जिस क्षेत्र के अंदर दर्पण के जिस क्षेत्र में ये परावर्तित किरणें अनुपस्थित होती है वो कहलाता है आपके पास वर्चुअल स्पेस या फिर आभासी क्षेत्र। यहां पॉइंट लिखा हुआ, वह भाग जिसमें परावर्तित किरणें उपस्थित होती है वो तो है वास्तविक क्षेत्र, और जिसमें अनुपस्थित होती है वो आपके पास हो गया आभासी क्षेत्र। ये देख लीजिए, इधर का रियल हो गया, इधर का वर्चुअल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है बिंब या वस्तु। देखने में बहुत छोटा पॉइंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई बिंब क्या, हम समझाते हैं बिंब तो क्या है, लेकिन रियल में अपन बात करें छोटी कक्षाओं में तो बिंब को क्या बोलते थे? वस्तु जिसका प्रतिबिंब बनाना। ठीक, लेकिन रियल में बिंब भी आपके पास दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी, रियल एंड वर्चुअल। ठीक, तो वास्तविक क्या होता है? दर्पण के सामने कोई भी बिंदु दर्पण के सामने होगा, ये पीछे नहीं होगा। वास्तविक वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वास्तविक बिंब क्या है? दर्पण के जस्ट सामने होगा कोई भी ऐसा बिंदु जहां से किरणें दर्पण पर आपतित होने के लिए फैल रही हो, निकल रही हो, वास्तव में निकलनी चाहिए। क्या बोला? कि दर्पण के सामने कोई भी बिंदु जहां से किरणें दर्पण पर आपतन के लिए फैलती है या वास्तव में निकलती है वो बिंदु कहलाता है आपके पास बिंब या वास्तविक बिंब। डेफिनेशन याद है, इसको यहां समझते हैं। ये दर्पण है, एक तो समतल दर्पण ले लिया, ये आपके पास एक अवतल है। सपोज कर लीजिए यहाँ एक मैंने पॉइंट बना दिया जिसको ओ लिख दिया, इसके सामने भी मैंने एक पॉइंट बना लिया जिसको ओ लिख दिया। तो देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से वास्तव में किरणें दर्पण पर आपतित होने के लिए निकल रही है। देखो यहां से भी एक किरण निकली वास्तव में, और यहां से भी एक किरण निकली वास्तव में, सेम टू सेम। यहां पर भी यहां से भी एक किरण निकली, यहां से भी एक किरण निकली।
तो क्या हो गया, दर्पण के सामने वह बिंदु जहां से किरणें दर्पण पर आपतन के लिए वास्तव में फैलती है वास्तव में फैलती है, वो कहलाता है वास्तविक। ठीक है, फिर आपके पास आता आभासी। तो आभासी क्या है, वह बिंदु जहां दर्पण पर आपतित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, इस दर्पण के इस साइड में कोई आभासी वस्तु नहीं होगी, आभासी वस्तु आभासी क्षेत्र में ही होगी। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस दर्पण पर दो किरणें इस प्रकार से आपतित हो रही है कि वो एक दूसरे से दूर दूर है, कैसे, इस प्रकार से, जैसे एक किरण इधर से आ रही है और सपोज कर लीजिए एक किरण इधर से आ रही है, तो क्या इस क्षेत्र में ये दोनों किरणें मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। तो इनको अगर मैं पीछे की आगे की तरफ बढ़ाऊं इधर में, तो क्या होगा, ये किरणें यहां कहीं इस तरीके से जाती हुई मिलती हुई नजर आएगी आपको। तो इस जगह इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये इमेज नहीं बना, ध्यान रखना, ये इमेज नहीं है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है, वर्चुअल। तो क्या हुआ, देखो, वह बिंदु जहां दर्पण पर आपतित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या हो गया, वह बिंदु जहां दर्पण पर आपतित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु कहलाता है आपके पास आभासी बिंब। आभासी बिंब, ये प्रतिबिंब नहीं है, केवल बिंब है। क्लियर। अब नेक्स्ट होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के हो गए, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल क्या होगा, जहां पर वास्तव में किरणें मिलेगी, ठीक है, कब, परावर्तन के पश्चात। अच्छा, एक चीज और पॉइंट नोट करना आपको, जो बिंब होगा वो केवल और केवल आपतित किरणों से ही परिभाषित होगा, इसमें कहीं पर भी परावर्तित किरण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं बिंब के लिए, यह केवल आपतित किरणों द्वारा ही परिभाषित होता है, ठीक है, कौन, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि जो प्रतिबिंब होगा वो केवल और केवल परावर्तित या फिर अपवर्तित किरणों द्वारा ही परिभाषित होगा। तो यहां लिख दूंगा परावर्तित किरणों द्वारा परिभाषित। क्लियर। इसमें कहीं पर भी प्रतिबिंब के पॉइंट में कहीं पर भी आपतित किरणों का कोई लेना देना नहीं है परिभाषा के अंदर। ठीक, तो सबसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। प्रतिबिंब कब बनता है वैसे, जब कभी भी परावर्तित या फिर आगे आप जाओगे लेंसों में तो अपवर्तित किरणें मिलती है, उस जगह उसका बनता है प्रतिबिंब। क्या बोला मैंने, प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि जहां परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती है वो बिंदु कहलाता है प्रतिबिंब। तो जहां रियल में मिलती है, वास्तव में मिलती है, वो रियल प्रतिबिंब, और जहां वास्तव में नहीं मिलती है, केवल मिलती हुई नजर आती है, वो कहलाता है आपके पास आभासी प्रतिबिंब। तो परिभाषा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या, वह बिंदु जहां परावर्तित या फिर अपवर्तित किरणें वास्तव में क्या है, मिलती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ये उत्तल दर्पण है, मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया यानी बिंब रख दिया। क्लियर, ये एक बिंब है। तो देखो, मान लीजिए मैं यहां से दो किरणें निकाल रहा हूं इस तरीके से, प्रकाश की किरण। क्लियर, तो ये यहां पर परावर्तित होगा तो यहां पर आएगी इस तरीके से, ठीक है, इसका परावर्तन होगा तो यहां पर आएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर मिल रही है, इस जगह में मिल रही है, तो यहां इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन गया। अब चूंकि देखो यहां पर वास्तव में मिल रही है किरणें, इसलिए वास्तविक, और अगर वास्तव में नहीं मिलती तो कहलाता काल्पनिक। जैसे कि अगले में देखते हैं, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ओ। अच्छा, एक चीज बात और ध्यान रखना, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है, ज्यादा कितनी हो बोले, कम से कम दो। एक अकेली प्रकाश की किरण से कभी भी इमेज नहीं बनेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो यहां मैं दो किरणें निकाल रहा हूं, सपोज कर लीजिए एक किरण इधर चली गई। क्लियर, तो इस दर्पण का काम होता है फैलाने का, तो ये किरण को इस तरीके से फैला देगा यहां पर। ठीक, अब एक अकेली किरण को अगर मैं पीछे की तरफ यहां बढ़ा दूं इस तरीके से, तो यहां इमेज कैसे बनेगा, एक अकेली किरण है तो दूसरी इमेज, दूसरी किरण भी लानी पड़ेगी। तो आप चाहो तो यहां पर भी भेज सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस जगह से मुख्य अक्ष के अनुदिश भी भेज सकते हो। तो ये लंबवत हो गई, 90 डिग्री का कोण बना रही, तो ये वापस इसी दिशा में आएगी, तो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ। तो देखिए यहां पर इसका इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वह बिंदु आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वह बिंदु जहां से परावर्तित किरणें फैलती हुई नजर आ रही है। देखो जरा, ये वो बिंदु है जहां से ऐसा लग रहा है कि परावर्तित किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। जैसे देखो ये परावर्तित किरणें वो इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये आपके पास कहलाएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक, फिर इसके अलावा दो और पॉइंट आते हैं, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी का तात्पर्य है, जैसे कोई भी दर्पण ले लेते हैं आप, ये दर्पण ले लिया, ठीक है, और इसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये दर्पण का क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया भाई ध्रुव। तो ध्रुव से
जो वस्तु रखी होती है, वस्तु के बीच की दूरी कहलाती है u, जिसको बोला जाता है बिंब दूरी। और अगर मान लीजिए इसका इमेज इधर कहीं बना, कल्पना कर लीजिए, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। परिभाषा क्या हो गई? दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, ठीक है, उतार ले उसको। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये जो चिन्ह परिपाटी है वो न्यूमेरिकल्स में U, V, F, R, H1, H2 इन सब के साइन को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी क्या है समझते हैं। चलो, तो इस चिन्ह परिपाटी में कुछ नियम है, वो नियम आपको याद रखने हैं। तो पहला नियम यह है कि कोई भी आप दर्पण ले लीजिए, वो हमेशा आपको XY तल में लेना है। किस में लेना है? XY तल। जैसा कि मैंने यहाँ प्रदर्शित किया, ये XX हो गई, ये YX हो गया। ठीक है, और XY तल में इस प्रकार से रखना है, ऊर्ध्वाधर रखना है इस प्रकार से, ताकि जो दर्पण का जो ध्रुव है यानी कि P, वो इसके मूल बिंदु पर शिफ्ट हो जाए। जैसे इसका मूल बिंदु क्या हो गया? ये XX है या YX है, तो ये मूल बिंदु हुआ एक तरीके से। तो आपको आपने दर्पण को इस प्रकार से रखना है ताकि दर्पण का जो ध्रुव और मूल बिंदु एक जगह पर हो जाए। क्लियर? जैसा कि मैंने यहाँ प्रदर्शित कर देखा। ठीक है, ये आपके पास ध्रुव भी है और मूल बिंदु भी है। क्लियर? तो पहला पॉइंट हो गया, दर्पण को XY तल में ऊर्ध्वाधर रखते हैं ताकि ध्रुव P मूल बिंदु पर स्थित हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो X अक्ष है वो वास्तव में दर्पण की मुख्य अक्ष को प्रदर्शित करती है। ये वास्तव में क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गई। क्लियर? तो जो एक्स अक्ष है वो मुख्य अक्ष को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हो गया, एक्स अक्ष मुख्य अक्ष को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट है कि आपको न्यूमेरिकल्स में या और भी कोई डेरिवेशन हो उसमें जितनी भी दूरियां नापनी है, चाहे वो बिंब की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की हो, या फोकस दूरी हो, या वक्रता त्रिज्या हो, या फिर आपके पास जो बिंब लेते हैं उसकी ऊंचाई हो, या फिर उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, इन सब दूरियों को हमेशा कहां से नापनी है? याद रखना, इन सभी दूरियों को हमेशा ध्रुव से नापना है। कहां से नापना भाई? ध्रुव। तो अगला पॉइंट है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती, कोई सी भी दूरी हो हमेशा पॉइंट P से नापी जाएगी। ठीक है, फिर अगले पॉइंट है कि जो कोई भी दर्पण है उसमें प्रकाश किधर से भी आ रहा हो, आपको कोई मैटर नहीं है। अगर प्रकाश जो आ रहा है तो प्रकाश की दिशा में अगर आप दूरियां नाप रहे हो, अगर आप दूरियां नाप रहे हो और वो प्रकाश की चलने की दिशा में हो, तो प्रकाश के चलने की दिशा में जितनी भी आप दूरियां नापोगे, कोई सी भी दूरी हो, जितनी भी आप दूरियां नापोगे, वो सारी कैसी लेनी है? आपको धनात्मक लेनी है। ठीक है, और उसकी विपरीत दिशा में जितनी दूरियां नापोगे उनको कैसे लेना है? आपको ऋणात्मक लेना। चलिए देखिए फटाफट। तो प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां सभी भी कैसे लेनी है? ऋणात्मक। जैसे यहाँ डायग्राम से समझिए, ये रहा प्रकाश, इधर से मान लीजिए लाइट आ रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइट आ रही है, तो इसकी दिशा में इधर जितनी भी दूरी नापोगे सारी कैसे लेनी है? आपको पॉजिटिव। और इसकी इधर उल्टी दिशा के अंदर यानी विपरीत दिशा में जितनी दूरी नापोगे वो कैसे लेनी है? आपको नेगेटिव। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां नापोगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, वो लेनी है पॉजिटिव, और नीचे नापी गई दूरियां लेनी है नेगेटिव। तो ये वाली, इधर जितनी दूरियां नापोगे वो पॉजिटिव, और इधर जितनी दूरियां नापोगे वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, ये दूरियां किन में काम आती है? जो बिंब या जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई नापने में काम आती है। ठीक है, और ये काम आती है उसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से दूरियां। ठीक, जैसे ये वाला आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है। तो आप जानते हैं, इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है r, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है स्मॉल f, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो इधर नापी गई दूरी ये कैसी लेंगे? यहाँ पर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पर दर्पण उत्तल होता तो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाती? ऋणात्मक हो जाती। क्लियर? ठीक, और अच्छा लास्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि देखो, वैसे प्रकाश को आप किसी भी दिशा से भेज सकते हो। कब? जब अगर मैं इसको उल्टा बना दूं उधर, तो उधर से भी प्रकाश आ सकता है, लेकिन इस पद्धति में सुविधा के लिए इसे हमेशा प्रकाश को बाएं से दाईं ओर भेजा जाता है। क्लियर? तो ये आपको यार सुविधा के लिए इस पद्धति में प्रकाश के चलने की दिशा हमेशा बाईं से दाईं ओर ली जाती है। ठीक, और ये जो चिन्ह परिपाटी है वो न्यूमेरिकल्स में U, V, F, R, H1, H2 इनके चिन्हों को सुनिश्चित करती है कि कब इसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा और कब इसका चिन्ह नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू मच।